बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन सेम टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉट्स इक्वेशन लगाना सीखा था और गैस आयन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो वो क्या था, 0 वोल्ट था, एज्यूम बाय आईयूपैक। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग लेते थे और ये एनोड हाफ शेल एंड कैथोड हाफ शेल दोनों के जैसे काम के करेगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड हाफ शेल भी देखा था और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड हाफ शेल उसके लिए भी देखा था। फिर आइए उसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे किसी भी अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। इस पे कुछ बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की थी, आज उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन भी कराना था मुझे और उसी से रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन लिया है। कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। कोई भी एक सेल दिया हुआ है जिसका आपसे पूछना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। कह रहा है ZnSO4, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज ये किसका रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, तो दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको क्या बोलते हैं, एनोड हाफ शेल। और सॉल्ट ब्रिज के जो राइट हैंड साइड है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ शेल। एनोड हाफ शेल वो कंपार्टमेंट है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड हाफ शेल वो कंपार्टमेंट है जहां पे इसका रिडक्शन होगा। कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ शेल भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप के हाफ शेल पढ़े थे। कहा था किसी भी 2 हाफ शेल को आप कनेक्ट कर दोगे एक फुल सेल मिलेगा। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम दोनों एनोड और कैथोड को किसी कंडक्टिंग वायर सेट करते हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्ट ब्रिज सेट करते हैं, तब जाकर के आपका कंप्लीट गैल्वेनिक सेल होगा जिसका सर्किट कंप्लीट होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इसी सेल में अगर बात करोगे, चलो हाफ शेल पहचानते ताकि प्रीवियस लेक्चर कुछ रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे Zn और मेटल का क्या दिया हुआ है, सॉल्ट। अगर मेटल और मेटल का आयन हो तो मेटल सॉलेबल लेते हैं, और यहाँ पे अगर एनायन सल्फेट आयन या इसका केस भी दे देता तो ये होता मेटल इनसॉलेबल आयन। तो ये सिंपल Zn से ZnSO4 में जा रहा है, तो ये मेटल मेटल आयन हाफ शेल है। और यहाँ पे क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, सोर्स ऑफ H+, और यहाँ पे गैस है, तो ये गैस आयन हाफ शेल इलेक्ट्रोड हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग पढ़ चुके थे इस इलेक्ट्रोड को। गैस आयन हाफ शेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कोई भी सोर्स ऑफ H+ होगा और आयन गैस में जाएगा। और ऑक्सीडेशन के केस में आप बात करोगे तो ये मेटल आयंस के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। आइडेंटिफाई कैसे किया, तो सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, एनोड हाफ शेल, और राइट हैंड साइड में होगा तो कैथोड हाफ शेल। या अगर आप वैल्यू से देखोगे तो यहाँ Zn आयन से मेटल में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। और गैस आयन हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो ये 0 वोल्ट होगा। जो ज्यादा होगा उसको रिड्यूस करा दो, तो 0 इससे ग्रेटर है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस सेल का मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एकदम सिस्टमैटिक देखो, और ये तो मतलब मेन और नीट तो काफी आसान हो जाएगा। ये सब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम बनते हैं और एडवांस के पूछे हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। सेल कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा Zn सॉलिड से Zn+2 aqueous +2 इलेक्ट्रॉन जिंक। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका क्या लेंगे, E0 ऑफ OP, माइनस है तो चेंज कर देंगे, बिकॉज फॉर ए सेम मेटल देयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज 0। दूसरी अगर बात करूं, उस केस में बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ जाएगा, H2 में, और इसका क्या लेंगे, E0 ऑफ Rp क्या हो जाएगा, 0। दोनों हाफ शेल को ऐड कर दो तो आपको क्या बनेंगे, फुल सेल रिएक्शन। दोनों हाफ शेल को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, फुल सेल रिएक्शन। और किसी भी फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2। और अगर ये मल्टीप्लाई बाई 2 होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, Zn solid +2H+ gives Zn+2 aqueous प्लस हाइड्रोजन गैस। और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा E0 ऑफ सेल, ये आ जाएगा +0.76 वोल्ट। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ रही है।
अब लगा देते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, ध्यान से देखना, तो नर्स्ट, और इस सेल के लिए n की वैल्यू देखो, n कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो सकता है 2, तो जो n की वैल्यू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये कितना होगा 2। अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 by n log concentration of product upon concentration of reactant। अब इसी पे एक एक करके डालते हैं। अब इसमें डालोगे E नॉट ऑफ सेल तो कितना, प्लस 0.76, तो ये 0.76 माइनस, इसको शॉर्ट में कितना ले लो 0.06, n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करो तो ये प्रोडक्ट में क्या जाएगा Zn प्लस 2, ये गैस है तो गैस का लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, नीचे में आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ये H प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बातें समझ में। अब मुझे चाहिए क्या, Zn प्लस 2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आइए इन चीजों को ढूंढते हैं इस इक्वेशन में कहाँ दिया हुआ है। अगर आप इन चीजों को ढूंढोगे तो सबसे पहले Zn आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ पे ZnSO4 होता तो अगर मेटल सोलेबल होता तो अगर ZnSO4 का 2 मोल है तो इससे Zn भी कितना मिलता है 2 मोल। ध्यान से देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ZnSO4 किस में टूटेगा, Zn प्लस 2 बेटा एंड SO4 माइनस 2। बड़े ध्यान से देखना, आपको काफी अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। Zn प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, अगर ये 100% होता तो इसके 2 मोल से ये 0 मोल थे, बाद में ये 0 तो ये 2 और ये 2, लेकिन ये तब मिलता ना बेटा जब ये 100% डिसोसिएट करते तो इसका अल्फा कितना होता 100%, लेकिन कह रहा है अल्फा 50% है। इफ अल्फा इज 50% मतलब ये 50% डिसोसिएट करेगा तो 2 मोल से कितने मिलेंगे, हाफ मोल मिलेंगे। तो इस केस में जो Zn आयन का कंसंट्रेशन है ये मिलेंगे हाफ, 2 मोल से कितने मिलेंगे हाफ, 1 मोल से हाफ मिलते तो 2 से कितने मिलेंगे ये 1 मोल। तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। एसिड क्या दिया हुआ है आपको, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, पार्शियली अनाज करेगा CH3COO माइनस एंड H प्लस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना 0.1 मोल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है 0.1 मोलर एंड K है 10⁻⁻⁶, तो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयनिक एलिमेंट्स लगा देते हैं रूट अंडर K, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है K/C, और H प्लस क्या होता है K इंटू C, तो आप डाल दो तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻1, जब ये सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻3, दिस विल बी योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आइए इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं। अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये है लॉग Zn आयन का कंसंट्रेशन कितना 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना 1 अपॉन 10⁻⁻3 का कितना स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लॉग 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा 6 लॉग 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कोई दिक्कत, आप पुट कर दो तो आ जाएगा 0.76 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.76 माइनस 0.18, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगर ये 20 होता तो ये 56 होता, तो ये आ जाएगा 0.58। दिस विल बी, हम लोगों ने क्या किया, सिस्टमेटिक इस पे काम किया। अब इस केस में जो ये सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला, ये किसके रेफरेंस में निकला, ये गैस आयन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकला। ध्यान से समझना, किसी भी सेल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप याद करो फर्स्ट लेक्चर में जिंक मेटल से आयन में आ रहा था एंड कॉपर आयन से मेटल में जा रहा था, और आफ्टर सब टाइम एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जा रहा था।
पोटेंशियल वैल्यू डेवलप होने से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता था, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टॉप कर जा रहा था। इसलिए हम निकाल तो सकते हैं लेकिन रेफरेंस में निकालते हैं, और आयुपैक कहता है किसी भी मेटल का, अननोन मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन निकालोगे, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन निकालोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, रिलेटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी समझ में आया। तो अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पे गैस एंड इलेक्ट्रोड लिया और ये कैथोड हाफ शेल है और ये एनोड हाफ शेल। तो आइए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेटल का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, या डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस एलिमेंट। पहली एक दो बातें हैं मैं जो क्लियर साफ कर देता हूं, आपको समझ में आ रहा है। किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती। We cannot calculate absolute standard electrode potential of any metal. We can always calculate relative electrode potential of any metal, and the relative electrode potential is calculated with respect of a standard hydrogen electrode, that is reference electrode considered by IUPAC. किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इफ इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन देन इट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इफ इट इज ड्यू टू रिडक्शन देन इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम लोग रिफरेंस में निकालते हैं, और चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं, चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं, चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं, तो हम हर कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उस पैरामीटर पे निकालेंगे। लाइक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर 1 डिग्री, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन हो तो उसकी मोलरिटी क्या हो 1। इन तमाम स्टैंडर्ड कंडीशन को लेकर के निकालते हैं। एलिमेंट आपके अकॉर्डिंग बताओ आप किस एलिमेंट का देखना चाहते हो, कोई भी एलिमेंट बताओ, कोई भी उस एलिमेंट का निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट का कहोगे उस एलिमेंट का करेंगे। क्या करोगे, जिस एलिमेंट का निकालना है उसका या तो आप एनोड हाफ सेल ले लो या तो कैथोड हाफ सेल ले लो। अगर एलिमेंट का मेटल का आप एनोड हाफ सेल लोगे तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका आपको कैथोड हाफ सेल लेना पड़ेगा, और अगर मेटल का कैथोड हाफ सेल लोगे, मेटल का कैथोड हाफ सेल लोगे तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका एनोड हाफ सेल लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो गैस साइन इलेक्ट्रोड है। आइए पहले हम लोग दो हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं।
ये जिंक इलेक्ट्रोड मैंने लिया है और ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने ZnSO4 लिया है। आपको याद होगा ये अपना एनोड हाफ शेल है। गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ये है कैथोड हाफ शेल, गैस आयन हाफ शेल है। और इसकी बात करोगे तो ये मेटल आयन हाफ शेल, मेटल आयन ये हाफ शेल। नहीं पता मुझे कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हम लोग यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ये जो जिंक मेटल है, आप कहोगे हम क्रोमियम ले ले, आप कहोगे हम Mn ले ले, आपको जो मन वो मेटल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप इसका एनोड हाफ शेल ले रहे हो तो बस इतना पता है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये कैथोड हाफ शेल ले रहे हो तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, मुझे यही सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मुझे क्या करना है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। आइए पहले सेल इक्वेशन लिख लें। सेल इक्वेशन लिख लो तो समझो अगर मेटल मैंने Zn लिया है तो ये क्या हो जाएगा, Zn + 2n 2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn + 2n 2 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, E0 ऑफ OP = इसका नहीं पता तो x वोल्ट नहीं ले लेना, क्योंकि मुझे इसका निकालना। और उस तरफ देख लो इसका रिडक्शन हो रहा है तो गैस किस आयन किस में जाएगा, गैस में। तो ये जो H+ आयन्स है, H+ एक्वस है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में जाएगा, H2 गैस में जाएगा। और इस केस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल E ऑफ Rp, ये तो आयुपैक नहीं कहता, ये 0 वोल्ट है। ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है तुमको, बैलेंस, तुम मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस केस में आप फॉर्मूला लिखोगे इक्वेशन, तो Zn सॉलिड 2H+ एक्वस Zn + 2 एक्वस प्लस H2 गैस, और ये E0 ऑफ सेल जो होगा ये क्या हो जाएगा, x वोल्ट। अब इस केस में जो x वोल्ट सेल का E0 ऑफ सेल है, इट इज ड्यू टू ओनली दिस मेटल। अगर मुझे इस मेटल का E0 निकल जाए तो अपन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अब इसी पे हम लोग सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे आसान टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ अपने पास ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, एक ही फॉर्मूला है ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, नस्ट इक्वेशन। अब तक हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें नस्ट इक्वेशन के अलावा तो कुछ लगाया ही नहीं है। अब आइए हम लोग नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं, अप्लाई नस्ट इक्वेशन। इक्वेशन लगाओगे तो लगा दो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059/n log concentration of product upon concentration of reactant। अब सारे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिख दें। अगर आप लिखोगे तो मुझे E ऑफ सेल यही निकालना है, इक्वल टू ये E0 ऑफ सेल कितना आ गया है, x माइनस 0.059/2 log प्रोडक्ट की तरफ क्या जाएगा, Zn + 2 एक्वस। दूसरा क्या है, गैस, तो गैस का क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, नीचे में H+ का क्या लेंगे, इक्वल। हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग जो कुछ भी यहाँ पे ज्यूम करेंगे वो स्टैंडर्ड लेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन किसको बोलते हैं, जब आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो और प्रेशर भी 1 हो, तब होगा क्या, E ऑफ सेल इज इक्वल टू x माइनस 0.059/2 log 1 × 1/1 का स्क्वायर। तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया, ये पूरा वैल्यू log 1, और log 1 किसके बराबर हो गया, 0। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0। मतलब जो E ऑफ सेल आया वो x वोल्ट आ गया। अब E ऑफ सेल आप कैसे निकालोगे, जब इस सेल को आप कंडक्ट करोगे तो हम इसमें क्या कराते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाएंगे और जो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन होगा वही E ऑफ सेल होगा। अब जो E ऑफ सेल जो हम निकालते हैं यहां से, तो ये E ऑफ सेल जो होगा यही क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वही क्या है, E ऑफ सेल है। तो E ऑफ सेल अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेंगे ना।
और जो ई ऑफ सेल होगा वही क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। और इससे आप डिफरेंट मेटल का निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर समझो ये x की वैल्यू पॉजिटिव, जो अब तक हम लोग फॉर्मूला में यूज करते थे, कहीं ना कहीं गिवन था ये 0.76 वोल्ट। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो जो भी मैंने हाफ सेल में जिसको एनोड और जिसको कैथोड लिया है वो एजम्पशन सही है। समझो इसी मेटल में अगर जिंक का हम कैथोड हाफ सेल ले लिए होते तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग माइनस निगेटिव डिफरेंस में शो करता। दैट मींस सेल तो सही है, बस रिप्लेस करना होगा, एनोड को कैथोड लेना पड़ेगा और कैथोड को एनोड लेना पड़ेगा। सिंपल मैं ये समझा रहा हूं कि ये x पॉजिटिव आए, अगर ये x की वैल्यू निगेटिव आ रही, दैट मींस ये जो एजम्पशन मैंने एनोड हाफ से लिया है इसको कैथोड लेना पड़ेगा और कैथोड को एनोड लेना पड़ेगा, बिकॉज फॉर ए सेम मेटल देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का तो फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, इसके रेफरेंस में जिस मेटल का लोगे हम लोग अलग अलग निकाल देंगे। तो अपन करते क्या है कि जितने भी मेटल है सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं और उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं और उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जिस मेथड से हम लोगों ने निकाला इसी मेथड में हम लोग करते हैं, डिफरेंट मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। वी डोंट नो इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, वो तो डिफरेंस में हो। सारे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और उसको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो इसी की एप्लीकेशन में डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फिर देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, कितने टाइप के गैल्वेनिक सेल है। न्यूमेरिकल आपसे सारे बनेंगे, बस थ्योरेटिकल पार्ट जो है धीरे धीरे पढ़ाना। अब ये चीज आप पहले से जानते हो, अभी भी नष्ट इक्वेशन वैसे ही लग रहा है जैसे कल के लेक्चर तक लग रहा था। ओके, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ विद रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आप क्या करो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में कई जितने भी मेटल है सबका आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, उस स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसको आप अरेंज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजेस रिडक्शन पोटेंशियल पे, और वो जो टेबल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में ईसीएस बोलते हैं। और पूरा इनऑर्गेनिक बेस्ड ही इसी पे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग बोलते हैं। जो मेटल ग्रुप में ज्यादा ऊपर होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये मैंने लिखा सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय arranging element in increasing order of their standard reduction potential. Electrochemical series is defined for a standard reduction potential के terms में, और in increasing order of their standard reduction potential is known as ECS. फिर मैंने कहा it gives relative value of standard reduction potential एंड दैट इज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, दैट इज रिलेटिव टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे किसी भी मेटल का एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है जो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में हम बोलेंगे कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ईसीएस बेसिकली लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन यही है। तो आइए पहले ईसीएस हम लोग समझते हैं और एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या कुछ एलिमेंट है, आपको बेसिकली 3 ही एलिमेंट मैं कहूंगा याद रखना, 3 ही एलिमेंट आप याद रखना। पहला लिथियम जो सबसे टॉप में है, दूसरा हाइड्रोजन जो जिसके रेफरेंस में है, और चौथा फ्लोरीन एफ। आप याद रखना। इलेक्ट्रॉन सब रिडक्शन पोटेंशियल एकदम देखो, लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम सॉलिड हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 3-3.05 है, देखो नेगेटिव में कम है। और फ्लोरीन का देख लो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बना रहा है, जो पॉजिटिव में +2.87 वोल्ट है। तो अब जितने भी एलिमेंट होंगे उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा -3.05 एंड +2.87 इन दोनों के बीच में ही होगा।
जितने भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05 एंड +2.87 इसके बीच में ही होगा। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, यही सब भी पूछे जाएंगे। तो सबसे कम लिथियम का। देन देखो उसके बाद मैंने जिंक लिया है, तो जिंक का -0.76 है। ये आयरन है, इसका -0.4 के अप्रॉक्स में है। हाइड्रोजन का 0, और 0 के बाद देखो ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। मैंने कॉपर का लिया है तो +0.34 वोल्ट है। Ag का देख लो 0.8 है, फ्लोरीन का कितना है 2.87 है। तो अगर इस टेबल में मैं टॉप टू बॉटम मूव करूं, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीजेज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। और इस सीरीज में मैं ऊपर से नीचे आ जाऊं, सॉरी नीचे से ऊपर चला जाऊं, ऊपर जाऊं तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो यहाँ नीचे की तरफ क्या बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि जब इसका एसओपी देखोगे तो ये +3.05 आ जाएगा और ये -2.8 आ जाएगा। ध्यान से समझो ना, देखो ना एसआरपी के टर्म्स में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +3.4 है और कॉपर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल 7.6 है। तो कभी भी दो मेटल में किसका एनोड किसका कैथोड लेना है, आप ये भी यहीं से देख सकते हो। जिसका एसआरपी ज्यादा अच्छा उसको कैथोड हाफ सेल में ले लो, जिसका एसओपी एसआरपी कम उसको एनोड हाफ सेल में ले लो। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो फ्लोरीन की नेचुरल टेंडेंसी हमेशा होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस करेगा, और वो एलिमेंट जो खुद रिड्यूस करते हैं बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिथियम का खुद ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है, तो ये काफी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मैं लिख देता हूं रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। और फ्लोरीन एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज अदर। सिंपल सी बात है कि अगर समझो दो एलिमेंट आपको दिया हुआ है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आप पता कर सकते हो, आप आराम से पता कर सकते हो। इसलिए जिंक कॉपर को रिड्यूस कर देता है और कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या ऐसा हो सकता था कि कॉपर क्या करे, जिंक को रिड्यूस कर दे? नहीं, क्योंकि कॉपर का खुद रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। इसीएस में मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूं, मैं इसीएस में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम इसमें बता कर सकते हैं कि किसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसका खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसीएस में जो सबसे नीचे होगा, डाउन द ग्रुप आओगे तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगा, मतलब सेल्फ रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगा। और इसीएस में जो ऊपर की तरफ है उसका खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगा, मतलब वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर डाउन द ग्रुप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है। मैं एक चीज और लिख सकता हूं, और मैं कह सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। और ऊपर की तरफ एसओपी बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ मैं एक और चीज बोल सकता हूं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में? तो इसी के बेस पे आप पूरे इनऑर्गेनिक रिएक्शन देख सकते हो। याद करो मैंने जब हाइड्रोजन पढ़ाया था तो वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन था, कहा था एनी एक्टिव मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देता है। समझो, अब मैं आपको समझाता हूं, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। कोई भी समझो सोडियम है, तो सोडियम लिथियम से तो नीचे ही होगा, सोडियम को अगर HCl से रिएक्ट करा दो, अब ध्यान से देखो, सोडियम ऊपर है तो सोडियम की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किससे, बोथ H+ एंड Cl-। सोडियम कहाँ होगा, हाइड्रोजन के ऊपर ही होगा। या लिथियम ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में लिथियम दिया हुआ है, तो आप अगर लिथियम ले लेते हो तो लिथियम ऑक्सीडाइज करेगा और हाइड्रोजन खुद रिड्यूस करेगा, तो हाइड्रोजन आयन से कहाँ जाता है, गैस में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H।
तो H2 गैस मिल जाएगा और लिथियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो LiCl मिलेगा। यही तो कंडीशन था। तो वहां पे हम लोग रट रहे थे क्योंकि ये चीज ECS नहीं पढ़ा हुआ था। क्योंकि लिथियम और हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे तो लिथियम अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि लिथियम और हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल करोगे तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आयन से गैस में जाएंगे और लिथियम मेटल टू आयन में आएंगे। तो अगर लिथियम मेटल टू आयन आएंगे तो लिथियम की टेंडेंसी है मेटल टू आयन आने की और हाइड्रोजन की टेंडेंसी है H प्लस टू H2 आने की। तो यही H2 आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा था और ये Li प्लस Cl माइनस क्या दे रहा था, LiCl। समझ में आया? तो आइए इसी ECS का मैं एप्लीकेशन बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इनऑर्गेनिक में इसका क्या क्या यूज है। ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कह रहा है, एक एक करके मैं पॉइंट डिक्टेट करता हूं, आप लिखो, फिर मैं उसको समझाता रहूंगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आइए एक एक करके मैं पॉइंट डिक्टेट करता हूं, आप एक एक करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, हायर इज द एसआरपी ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि डाउन द ग्रुप एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिखना हायर इज द एसआरपी ऑफ सब्सटेंस, हायर इज द एसआरपी ऑफ सब्सटेंस, द टेंडेंसी टू रिड्यूस, more will be tendency to the reduce, hence having more oxidizing agent या having good oxidizing agent. Higher is the SRP of the substance, its tendency to reduce, hence behave as better oxidizing agent. ओके वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट जो नीचे प्रेजेंट होंगे जिसका एसआरपी ज्यादा अच्छा होगा, उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जस्ट इसी का उल्टा एक पॉइंट होगा, हायर इज द एसओपी ऑफ द कंपाउंड, दैट मींस एसआरपी कम होगा। लिखना लोअर इज द एसआरपी ऑफ एलिमेंट, लोअर इज द एसआरपी ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एसआरपी कम उसका एसओपी ज्यादा, ब्रैकेट लिखना हायर एसओपी। लोअर इज द एसआरपी ऑफ एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना हायर एसओपी, टेंडेंसी टू oxidize, higher is the SOP of element or lower is the SRP of element, the SRP of element like with a higher SOP, its tendency to oxidize, higher will be its tendency to oxidation, higher will be tendency to oxidation, hence they are good reducing agent, hence they are good reducing agent। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि जिस एलिमेंट का एसआरपी ज्यादा अच्छा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी और एक वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका एसआरपी कम होगा उसका एसओपी ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छा होगा और बिहेव करेगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बात करूं F2 की, F2 का क्या है, एसआरपी सबसे ज्यादा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। और अगर लिथियम की बात कर लो, एसआरपी कम मतलब एसओपी क्या हो गया, ज्यादा, तो ये गुड क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी एक एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, कोई भी एक एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन सब्सटेंस हुआ। तो ये जो एलिमेंट है, जैसे आप देखो ना, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर +2 में तो ये मेटल में आ जाएगा, या समझ लो फ्लोरीन है 2F-1। तो इस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छा है तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छा होगा तो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। लेने की टेंडेंसी अच्छा है तो ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये रिड्यूस होके बना है ये तो ये बेटर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 3, ठीक ना। फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, for a construction of galvanic cell, E of cell must be positive
अगर कोई भी गैल्वेनिक सेल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सेल तभी फॉर्म करेगा जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होने के लिए आप एनोड उस एलिमेंट का लोगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, दैट मींस रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका होगा, जो सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होगा। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल एनोड आप उसका लोगे जो सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होगा, और कैथोड उसका लोगे जो एनोड के रिस्पेक्ट में नीचे होगा। आप ऊपर के किसी भी एलिमेंट का एनोड ले लिए तो कैथोड उसके नीचे का कोई भी एलिमेंट लो, उसका इनोड ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉइंट लिखिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल E of cell must be positive, E of cell must be positive, hence we will select anode which is present up in the series, hence we will select anode which is present up in the series, while cathode is any metal which is present below the anode। और कैथोड आप एनोड के नीचे का कोई भी मेटल ले सकते हो, और कैथोड इज एनी मेटल विच इज प्रेजेंट बिलो द एनोड। तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, मैं इसी पॉइंट लिखता हूं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं तो एनोड किसका लोगे, कैथोड किसका लोगे, प्रेजेंट डाउन इन सीरीज, बिलो, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 3। आइए लिखिए पॉइंट नंबर 4। नंबर 4, एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज, एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज which will replace element below in the series, element present in the series will replace the element which is present below the series, which is present below the series। आप एग्जांपल से समझना, प्रेजेंट है वो अपने नीचे के किसी भी एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। थोड़ा सा पॉइंट कनेक्ट करना, एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज व्हिच विल रिप्लेस द एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट बिलो दैट एलिमेंट। जैसे समझो ECS में देखो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो अगर मैं इसको CuSO4 से रिएक्ट कर देता हूं तो ये दे देगा ZnSO4 प्लस Cu प्लस 2। तो इस कॉपर सल्फेट में देखो कॉपर आयन में है और जिंक सीरीज में ऊपर है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप कॉपर को ले लो ZnSO4 के साथ रिएक्ट कर दो तो आप सोचोगे कि यहाँ पे CuSO4 मिलेगा एंड Zn प्लस 2 मिलेगा। ये रिएक्शन नहीं है, because highly reactive element replace the lower reactive element from their salt solution, because highly reactive element जिंक सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। देखो ना, कोई भी अल्कली मेटल लिथियम को H2SO4 से रिएक्ट कर दो, ये लिथियम और ये हाइड्रोजन कौन सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, लिथियम, इसलिए इस एसिड के सॉल्यूशन से लिथियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और मिलेगा Li2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हम लोग ये पढ़ते थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी एक्टिव मेटल को क्या करा दो, एसिड से रिएक्ट करा दो, हाइड्रोजन गैस से बाहर हो। समझ में आया? आप एस ब्लॉक मेरे से पढ़ चुके, आप देखो कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल थे वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जा रहे थे, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल थे वो बॉयल वाटर से रिएक्ट करते थे, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल थे उसके लिए स्टीम देना पड़ रहा था। यही रिएक्टिविटी स्टेज में। वैसे मेटल एलिमेंट जो सीरीज में ऊपर प्रेजेंट थे, और मैं तब से बोलता था ली के काका ने मांगी अलमारी, लिथियम सबसे ऊपर है। अभी भी देखो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में लिथियम सबसे ऊपर है। बोला तो सबसे टॉप में लिथियम, सबसे नीचे में फ्लोरीन, सारे एलिमेंट इसके बीच में ही होंगे।
लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है और फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है +2.87 है। जितने भी एलिमेंट होंगे 3.05 2.87 के बीच में ही होंगे। ओके, तो जो हाईली रिएक्टिव है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो लो रिएक्टिव है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना। डाउन द ग्रुप, on moving down the group, their standard reduction potential decreases. On moving down the group, their SRP decreases. On moving down the group, their SRP decreases. SRP मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो रही है, सॉरी, their SRP increases, आप करेक्ट करना। On moving down the group, their SRP increases. SRP increases मतलब SOP कम हो रहा है। SOP कम होना मतलब क्या, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रहा है, और ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो रहा है, तो उस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो रही है और रिएक्टिविटी कम हो रही है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर SRP इंक्रीजेस, तो SOP क्या होगा, डिक्रीजेस। SOP के टर्म्स में बात करते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो रही है, दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो रही है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर SOP डिक्रीजेस, हेंस देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस। दैट्स होगा क्या, अगर डाउन द ग्रुप आओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी कम हो रहा है, तो रिएक्टिविटी SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और SOP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो मेटल सबसे ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो सबसे टॉप में कौन सा मेटल है, तो सबसे टॉप में अल्कली मेटल होते हैं, S ब्लॉक के मेटल होते हैं। इसलिए आप इसी के बेसिस पे देखो, जो अल्कली मेटल या अल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर से इनका क्या होगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और कोल्ड वाटर में भी अगर आप बात करोगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। ओके, आगे देखो, एग्जांपल के तौर पे देख लो। तब देखो, लिथियम वाटर से रिएक्ट कर दो तो LiOH देता है प्लस, एटम मॉडरेट रिएक्टिव, जो मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है ये कौन कौन से मैंने लिया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तक आता आ जाएगा ECS पूरा। जो मॉडरेट रिएक्टिव है इसको अगर आप रिएक्ट कराओगे तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव में आते हैं कॉपर, प्लेटिनम, Ag, Au, ये स्टीम वाटर से भी नो रिएक्शन। तो अगर एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब SOP ज्यादा है, तो इजीली रिएक्ट कर जाएगा। और जितने भी अल्कली अर्थ S ब्लॉक के मेटल होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी जो मॉडरेट रिएक्टिविटी ब्लॉक के मेटल वगैरह है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो इनर्ट मेटल होते हैं वो स्टीम वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते। देखो ना, अगर गोल्ड स्टीम वाटर से भी रिएक्ट कर जाते तो पता चले जो लोग गहने पहनते हैं उनका गहना का सोना एक दिन क्या हो रहा था, रिएक्ट करके चला जाता ना, तो टाइम के साथ उसका वेट कम होता, बट ऐसा नहीं होता। तो जो इनर्ट मेटल होते हैं वो स्टीम वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते। समझ में, ये रिएक्टिविटी का ही फंडा है। इनऑर्गेनिक में हम लोग बोलते हैं ना, कब कौन किससे रिएक्ट करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, मेटल प्रेजेंट, एलिमेंट प्रेजेंट एबव द हाइड्रोजन, एलिमेंट प्रेजेंट एबव द हाइड्रोजन, एलिमेंट प्रेजेंट एबव द हाइड्रोजन will release hydrogen, element present above the hydrogen will release hydrogen, will release hydrogen when reaction with dilute acid, while element present below hydrogen will not release hydrogen
will not release hydrogen with dilute acid। सिंपल मैं कह रहा हूं कि जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है वो कभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो एग्जांपल देख लो, Zn को अगर HCl डाइल्यूट यूज करते हैं तो ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन अगर कॉपर को ये रिएक्शन से करा दो नो रिएक्शन, तो वही एलिमेंट देंगे, वही एलिमेंट हाइड्रोजन देंगे जो सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होंगे, जो नीचे होंगे वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, इतने चीज समझ में आया? तो इसी के बेसिस पे कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के एप्लीकेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग दोनों जानते हैं KMnO4 एंड K2Cr2O7 दोनों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे देखते हैं कैसे। MnO4 माइनस NCr2O7 -2, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, परमैंगनेट आयन एंड क्रोमेट आयन, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों में से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अगर जो लोग मोल टू रिडॉक्स मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है MnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ तो जो भी बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। जो खुद रिड्यूस होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे Mn+4 की बात करोगे, MnO4 माइनस से ये Mn+2 में जा रहा है, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये +7 से +2 में जा रहा है, और इसका E0 ऑफ Rp दिया हुआ है 1.5 है, और ये Cr2O7 -2 से ये Cr+3, और यहाँ पे क्रोमियम +6 में 14 - 2 12, यहाँ इसका E0 ऑफ Rp जो दिया हुआ है ये 1.5 वोल्ट। मैंने कहा अगर दो एलिमेंट का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दो एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जिसका Rp ज्यादा वो बेटर अच्छा क्या होगा, उसको रिड्यूस कराओगे। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा तो आपको क्रोमियम से इसमें लाना पड़ेगा, और इसका E0 ऑफ OP हो जाएगा -1.4 वोल्ट। तो दोनों में Rp किसका ज्यादा है, और जिसका Rp ज्यादा उसका रिडक्शन होगा और वो बेटर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, दिस, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेते कि इक्वेशन वही है, नेक्स्ट इक्वेशन जहां भी लगाना हो, हाफ शेल पे जितने टाइप के हाफ शेल हो, गैस आयन हो, मेटल सोलेबल हो, मेटल इनसोलेबल सॉल्ट हो, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो या रिडॉक्स हो, सब में आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है। गैस आयन इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़ चुके हैं, एनोड हाफ शेल और कैथोड हाफ शेल दोनों जैसा यूज करते हैं, दोनों के टर्म्स पे बता चुका हूं। कोई भी सोर्स ऑफ H+ देगा, जिस प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस होगा उसका पार्शियल प्रेशर देगा। गैस है तो पार्शियल प्रेशर लोगे, आयन का कंसंट्रेशन लोगे, नेक्स्ट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन का स्टोइचियोमेट्री है वो उसके पावर में होगा। फिर उसी के हेल्प में देखा किसी भी अननोन मेटल का कैसे हम लोग रिडॉक्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, नॉट रिडॉक्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आया तो मतलब जो एजम्पशन आपने एनोड कैथोड लिया था वो सही है, अगर नेगेटिव आ गया तो आपको उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर किसी सेल का ई ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया तो सेल काम करेगा, नेगेटिव आ गया तो सेल काम नहीं करेगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनोड को कैथोड कर दो, कैथोड को एनोड कर दो, आपको फिर वो पॉजिटिव आ जाएगा। बिकॉज फॉर सेम मेटल स्टैंडर्ड OP = स्टैंडर्ड Rp। और उसी के बेसिस पे हमने डिफरेंट कई सारे एलिमेंट का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया और उसी से एक बना दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजेस रिडक्शन पोटेंशियल और डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी बुक में यही IUPAC के द्वारा सजेस्ट टेबल है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कमेगा, सॉरी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जो टॉप पे होगा उसका Rp कम होगा, जो नीचे होगा उसका Rp ज्यादा होगा। जिसका Rp ज्यादा वो खुद रिड्यूस होगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सीरीज में जो सबसे नीचे है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और सीरीज में जो सबसे ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा। सबसे अच्छा लिथियम है और सबसे पावरफुल कैन फ्लोरीन है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थे जो मुझे बताने थे ताकि बार बार वही चीजें रिकॉल हो।
सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ यही बच गया है, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूं। लेक्चर थोड़ा अगर लेंथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, चलेगा? नहीं तो हम लोग 2 पार्ट में उसको पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर देखेंगे कंडक्टेंस ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस है, जिसको ये समझ में आएगा उसको आगे की कहानी समझ में आएगा। बाकी चीज एज यूजुअल बाकी दिन की तरह लेक्चर आपको फिर से काफी अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, देखिए जरूर लेक्चर। लेक्चर देखना थोड़ा सा, जो आप लोगों को एक्चुअली आदत क्लासरूम टीचिंग की लगी हुई है, तो थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है, मतलब मन नहीं लगता होगा आपका, इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस कंडीशन में, लॉकडाउन में, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं इससे ज्यादा एंटरटेनिंग करने का, जिसमें इफिशियंट वे में पढ़ाई हो, क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो। तो आप ध्यान से पढ़ें। आप जितना पेशेंस के साथ, जितना सेक्रीफाइस करके आप इसमें इन्वॉल्व होगे, यही चीज आपको डिफरेंस लाएंगे। एंड सम ऑफ योर स्मॉल सेक्रिफिकेशन, यही एक बिग डिफरेंस लाएगा, और वही आपका रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।